एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है, सभी तो एक बार कंफर्म करेंगे। क्लियर हो गया? तो भाई सी डी एस सी ए पी एफ में अगर हम वेटेज की बात करें इकोनॉमिक्स में कितना वेटेज है बता दीजिए। कितना वेटेज आपको क्या लगता है इकोनॉमिक्स कितने क्वेश्चन आते होंगे इकोनॉमिक्स के सी डी एस और सी ए पी एफ में? जल्दी से 15 अप्रॉक्स, 5 to 7 अविनेश 10, 12 सौविक। बुक कौन सी प्रेफर करें? इसीलिए इसीलिए पता है आज सब्जेक्ट, आज नया नया सब्जेक्ट है ना, नई नई दुल्हन सबको अच्छी लगती है। तो नया नया सब्जेक्ट जब स्टार्ट होता है तो अलग ही आनंद आता है। नहीं आज अब तो पढ़ेंगे, अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब जो हुआ सो हुआ, अब वो सब गिव अप करके अब इस इकोनॉमिक्स से जो है पढ़ाई को एकदम लाइन में ले आएंगे। ठीक है, तो 10 है, ठीक है, सही है। मतलब वही 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं दोनों एग्जाम में, कभी कम कभी ज़्यादा हो सकते हैं, तो 10 to 12 क्वेश्चन आते हैं। एंड जनरली लोग थोड़ा सा हल्के में ले लेते हैं इसको, ठीक है, हाथ से रख ले रहा। अब कोई सब फालतू की इधर उधर की चीज़ें नहीं, अब सीधा पढ़ाई होगी। हाँ, तो काफ़ी हल्के में ले लेते हैं लोग, लेकिन हम हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि जो चीज़ जो लोग हल्के में, क्योंकि अभी कंपटीशन आपको बता रहा है काफ़ी तगड़े लेवल का कंपटीशन हो चुका है अभी, है ना। आज से आप 7-8 साल पहले बोल सकते थे, ठीक है, कि हाँ यार छोड़ दो, कोई नहीं चलता है ना, लेकिन अभी नहीं चलता है, अभी काम चलाऊ टाइप नहीं है, अभी आपको कायदे से करना पड़ेगा। ओके, तो अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक्स इसके लिए कौन से बुक लें, देखिए अगर आपको बुक पढ़नी ही है तो आई वुड एडवाइस की एन सी ई आर टी सफिशियंट है, ठीक है। एन सी ई आर टी जो क्लास 11th-12th की आती हैं आपकी, ठीक है, एन सी ई आर टी। इकोनॉमिक्स की अगर बात करेंगे तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र, और एक है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर मैं बात करूँ कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से, सी डी एस और सी ए पी एफ से, तो आपका मैक्रो जो इकोनॉमिक्स है वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू माइक्रो। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या चीज़ें पढ़ते हैं, बड़े लेवल पर पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल नेशनल इनकम पढ़ेंगे हम, है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ेंगे, डिमांड एंड सप्लाई पढ़ेंगे, ठीक है, डिमांड सप्लाई। हम मैक्रो में क्या पढ़ेंगे, बजट वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो यानी कि जो इंडिविजुअल लेवल पे हमें चीज़ें पढ़नी होती हैं, छोटे लेवल पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये सारी चीज़ें आती है जिसमें जीडीपी वगैरह पढ़ते हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये पहली बात होगी। 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स में, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं कि आप ये सोच लें कि नहीं इसको तो छोड़ देंगे तो काम चल जाएगा, काम नहीं चलेगा अभी, ठीक है, कायदे से इसको करना होगा। कोशिश हमारी ये रहेगी कि वी वुड फिनिश इट बाई टिल द एंड ऑफ जुलाई, ठीक है, एंड ऑफ जुलाई तक नहीं, मतलब रफली 25 ऑफ 26 ऑफ जुलाई, नहीं 26-27 जुलाई तक हमें कोशिश करना है, 26-27 जुलाई तक ये सारी चीज़ें फिनिश अप हो जाएं और हम लास्ट वीक ऑफ जुलाई से अपना हिस्ट्री स्टार्ट कर सकें। ओके, किसी को अब कुछ डाउट हो तो पूछ लो, कि बीच में मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है। सर आप टैक्स पे करते हो, ये पहले डिस्कस कर लेते हैं ना, बाकी सारी चीज़ें तो होती रहेंगी। एस एस सी इकोनॉमिक्स और सी ए पी एफ में क्या डिफरेंस होता है, काफ़ी सिमिलरिटीज़ भी हैं, ऐसा नहीं कि सब डिफरेंस ही डिफरेंस हैं, बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, लेकिन यूपीएससी में थोड़ा सा आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को ज़्यादा चेक करते हैं, एंड थोड़ा सा लेवल भी उठ के ही आता है इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा हो जाता है, और इसीलिए जो ये वाला इकोनॉमिक्स है, मतलब जो यूपीएससी का इकोनॉमिक्स है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको चीज़ें थोड़ा सा कहीं कहीं पे डेप्थ में पढ़नी पड़ती हैं। ओके, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करो का निर्देश आ चुका है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले पैसा। पैसा बोले तो मनी, ठीक। अब बात आती है वाई, क्यों पैसे की नीड क्यों है ना, हर चीज़ का एक वाई होना चाहिए। इफ़ योर वाई इज़ क्लियर देन हाउ अपने आप आपको पता चल जाता है ना, बहुत फेमस saying है। तो मनी की ज़रूरत क्यों पड़ी, ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पहले मनी नहीं थी, तो फिर क्या था, पहले ये था, इसको क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब ये होता है कि तुम अपना दो हम अपना देंगे, बस हम दोनों की नीड फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। कुछ और मत समझिए, यहाँ पर बात हो रही है चीज़ों की, यहाँ पर बात हो रही है गुड्स की। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको चाहिए जूता, हाँ ये जो बंदा है इसको चाहिए जूता, ठीक है। अब जूता है, ये बेचते हैं बाबूजी जूता, ठीक है। अब इसने क्या किया, ये अपना लेके आया कितना, मान लेते हैं 10 किलो गेहूँ लेके आया अपने, ठीक है, 10 किलो गेहूँ लाया ये, और 10 किलो गेहूँ के बदले जो है एक जोड़ी जूता मिल गया, ठीक है। बात तो सही है, ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ये भी सही है। इससे तो वो जो जाली करेंसी और ये सब भी नहीं होगा, बात तो सही है यार। हाँ, क्या लिमिटेशन हो सकती है तुम बताओ मुझे, बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं, और पॉजिटिव्स क्या हो सकते हैं, जरा ये भी बताइए। लिमिटेशंस तो ये हो गए, ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या हैं और एडवांटेजेस क्या हैं, देखते हैं एडवांटेजेस आप क्या क्या निकालते हैं, बताइए जल्दी से। बार्टर सिस्टम के क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं। हम्म? एक जूता मिल गया, प्रॉब्लम है नो मेजरमेंट, ओके, क्वांटिटी ओके, बुक क्लास 12th की ले 11th की, यार एक मैक्रो की आती है एक माइक्रो की आती है, वही ले लो, ठीक है। डबल कोइंसिडेंस, हाँ ठीक है, ओके। सेलर ढूंढना पड़ता है, बिल्कुल अविनेश ने लिखा है, सेलर ढूंढना पड़ेगा आपको। अब मान लो कि इनको गेहूँ चाहिए ही नहीं, इनको गेहूँ चाहिए ही नहीं, कि भाई हमें तो नहीं, हमें तो चावल चाहिए, नहीं चावल तो नहीं हुए हैं तो निकलो फिर यहाँ से। मान लो ये है, ठीक है, अब इनको तो जूता चाहिए,
लेकिन इनके पास ना गेहूँ है ना चावल है, जो इनको चाहिए, जो जिसमें ये डील करते हैं वो इनके पास है ही नहीं, तो फिर ये जूता नहीं पहन सकते हैं, बड़ी दिक्कत वाली बात है। ठीक है, इनको मान लो कि गेहूँ चाहिए लेकिन इस बार गेहूँ हुआ ही नहीं, चावल चावल हुआ, बड़ी दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ होगी, यानी कि इसको हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। तो यहाँ पर हम देखते हैं लिमिटेशंस क्या है बार्टर सिस्टम की। तो पहला तो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, यानी दोनों साइड से नीड होनी चाहिए, वांट होनी चाहिए उस पर्टिकुलर गुड की। ठीक है, आपके पास अगर मान लेते हैं गेहूँ है, मेरे पास चावल है, हम दोनों को जब नीड होगी तभी हमारा ताला चाबी वाला सिस्टम बनेगा, है ना, तभी हमारा एक्सचेंज हो सकता है। नहीं तो तुम्हारे पास गेहूँ मेरे पास चावल है, ठीक है, लेकिन ना तो तुम्हें चावल चाहिए ना मुझे गेहूँ चाहिए, फिर या फिर दोनों में से किसी को एक नहीं चाहिए, मुझे तो तुम्हारा वाला आइटम चाहिए जो तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हें वो नहीं चाहिए जो मेरे पास है, तो मतलब डबल कोइंसिडेंस ऑफ व्हाट अगर नहीं होगा तो बार्टर सिस्टम फेल्ड। ओके, ये चीज़ समझ में आई। और जैसे कि वो तो आपने बताया था, मतलब और भी बहुत सारे लिमिटेशंस हैं अलॉन्ग विद दिस। दूसरा क्या, पहले ये देखते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये है, अब जैसे मैं मान लो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर बार्टर सिस्टम हो रहा होता तो मुझे क्या करना पड़ता, क्या करना पड़ता है, बार्टर सिस्टम होता तो, बार्टर सिस्टम अगर था तो अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और मुझे पता है यार कि जब मुझे सामान लेने जाना है, फॉर एग्जांपल मुझे जूते खरीदने जाना है, मुझे कुछ भी लेने जाना है, तो यार वो गेहूँ चावल में डील करता है, तो मैं पागल मुझे पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, नहीं मैं पागल मुझे पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, गेहूँ चावल नहीं उगाऊंगा जाके, बरसात का टाइम आ गया, धान का रोपने का टाइम आ चुका है, पागल यहाँ पढ़ा रहा हूँ है। तो फिर क्लास को करते हैं खत्म और चलते हैं धान बोने। ठीक है, तो ये हो रहा होता अगर 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 बार्टर सिस्टम होता। तो इसे डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये है कि फिर लेबर का डिवीजन ना होता, फिर कोई पढ़ाता नहीं, ठीक है, कोई साइंटिस्ट नहीं बनता, ठीक है, आप लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं करते, सब क्या कर रहे होते हैं, गेहूँ चावल उगा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसी में डीलिंग होती है। पहले पेट पूजा होगी, जब पेट पूजा ही नहीं हो पाएगी, जब आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, तो बाकी चीज़ों का मतलब क्या, तो पहले खाने के लिए आप इंतजाम करते हैं अपना, फिर वहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर खत्म हो जाता। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ पेरिशेबल कमोडिटीज़ होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास टमाटर है, ये दाऊ जी टमाटर में डील करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं काफ़ी, दाऊ जी जो है जूते बेचते हैं, मैं काफ़ी दूर रहता हूँ दाऊ जी से, ठीक है, तो पता चला आते आते मेरे टमाटर सड़ गए, ले भैया खत्म मामला। तो ये पेरिशेबल कमोडिटी है, समझ रहे हैं आप। पेरिशेबल का मतलब है जो चीज़ सड़ जाती है उसको हम बोलते हैं पेरिशेबल। क्लियर है चीज़, इसको बोलते हैं पेरिशेबल कमोडिटी। ठीक, यहाँ तक क्लियर। और भी लिमिटेशंस तो होते ही हैं, ठीक है, जैसे डिवीजन ऑफ लेबर मैंने आपको बताया कि चलो वो छोड़ दो, वो बाद में देखेंगे। तो मेन वही सारी चीज़ें। अब मान लो कि 2 किलो गेहूँ है, ठीक है, मान लो इसमें से ये बोल दें दाऊ जी कि नहीं इसमें तो आधा किलो तुम्हारा खराब है, हाँ इतना तो खराब है तुम्हारा, तो फिर किस हिसाब से डिसाइड होगा कि भाई 2 जूते कितने गेहूँ के आएंगे। अभी तो उन्होंने डिसाइड कर रखा है 2 किलो गेहूँ के, मान लो कि उसका 2 किलो से 500 ग्राम कम है, 2 किलो से 100 ग्राम कम है, मान लेते हैं 2 किलो से 100 ग्राम कम है, तो फिर जूते मतलब क्या होगा, फिर जूते का क्या करेंगे, हैं क्या करेंगे, जूते का जूता थोड़ा नोच लेंगे ये दाऊ जी, किलो भाई 100 ग्राम वाला 100 ग्राम जितना नोच लेते हैं अभी ले जाओ। ठीक है, तो ये लिमिटेशंस होती हैं बार्टर सिस्टम की, बस ये 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। तो फिर क्या हुआ, फिर इन्वेंशन ऑफ मनी हुआ, यानी कि मनी निकल के आई। अब मनी डिफरेंट फॉर्म में हो सकती है, कॉइन्स के फॉर्म में। अब अगर आप एंशिएंट टाइम से देखोगे, जब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, तो वहाँ देखेंगे कि भाई कॉइन स्टार्ट हुए, इंडो ग्रीक ने सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स वगैरह स्टार्ट किए, तो वहाँ से कॉइन्स वगैरह स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं कि फंक्शन क्या होता है मनी को, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी। अब लिमिटेशंस तो देख लिया हमने बार्टर सिस्टम के। अब मनी की जरूरत क्यों है, इसके फंक्शन क्या है, तो इसके 2 फंक्शन होते हैं, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी सेकेंडरी का मतलब ये होता है कि प्राथमिक ये है मनी, यानी कि ये इन पर्पस के लिए ही मनी को बनाया गया है, लेकिन मनी अब ये भी पर्पस सर्व करने लगी, तो ये भी पर्पस सर्व करने लगी, तो वो सेकेंडरी फंक्शन हो गए। लेकिन जिस पर्पस के लिए बनाया गया है वो प्राइमरी फंक्शन होगा मनी का। ठीक, क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर सर्व कर सके। जो भी हमने देखा मीडियम ऑफ एक्सचेंज अभी क्या था, यहाँ कुछ नहीं था, जो हमारे पास है वो हम तुम्हें दे रहे हैं, जो तुम्हारे पास है वो तुम हमें दे रहे हो। ठीक है, लेकिन कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे जूते चाहिए, ठीक है, तो मैंने आपको करेंसी दी और आपने मुझे जूते दे दिए, खत्म बात। ठीक है, मतलब जूते इन दी सेंस पैक करके दे दिए दूसरी तरीके से नहीं, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है गया। ठीक है, एंड दूसरा क्या, मेजर ऑफ वैल्यू है। जैसे भी वही मैंने आपको बात बताई कि अगर मान लो कि मेरे पास 100 ग्राम गेहूँ कम है, तो फिर आप कैसे क्या करोगे, है सोचने वाली बात है। तो इसी तरह से ये मेजर ऑफ वैल्यू का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब ये है कि भैया जो हमारी मनी होती है डिविजिबल नेचर की होती है, डिविजिबल नेचर की होती है। डिविजिबल का मतलब ये होता है कि अगर मान लो हो, ठीक है, अगर मान लो ये आइसक्रीम का, ठीक है, मान लो कि आइसक्रीम का डब्बा है, सिंपल, ठीक है, आइसक्रीम है ये आइसक्रीम का डब्बा, ये आइसक्रीम का डब्बा जो है कितने का मिलता है ये 100 रुपये का। ठीक, मेरे पास 500 रुपये हैं। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं कि मुझे पूरा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पूरा चावल लेके गया, मुझे पूरा चावल तुम्हें देना पड़ रहा है, लेकिन इस केस में क्या है, नहीं मैंने तुम्हें 500 का नोट दिया, 100 तुमने काट लिया, 400 मुझे दे दिया, यानी कि डिवाइड हो सकती है मनी। ठीक है, अनलाइक दैट ऑफ गेहूँ चावल ये सारी चीज़ें, तो इट इज़ डिविजिबल। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे एक सर्व कर रहा है कि हमें अपनी चीज़ें एक्सचेंज नहीं करनी पड़ रही है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। एंड मेजर ऑफ वैल्यू है। जैसे मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब ये है सिंपल कि भाई हम हर चीज़ को मेजर करते हैं, वेट को मेजर करते हैं केजी या ग्राम्स में, ठीक है, देन हम हाइट वगैरह को मेजर करते हैं सेंटीमीटर मीटर में, इन सब में इसको मेजर करते हैं। तो उसी तरह से वैल्यू का भी एक मेजर होना चाहिए कि भाई ये इतनी वैल्यू का, ये इतनी वैल्यू का है। हम ये नहीं बोल सकते ना कि ये जैसे फॉर एग्जांपल ये फ़ोन है, ये फ़ोन जो है ये है जो है 100 किलो चावल की उसका है। ठीक है, सिर्फ चावल एक मेजर नहीं हो सकता है किसी चीज़ की वैल्यू का, तो हमें कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू मिला है, दैट इज करेंसी। जैसे केजी है, तो केजी जो है हमें वेट नापने का, ठीक है, एक मास नापने का एक कॉमन हमें वो मिल गया वो, ठीक है, यूनिट। हाइट के लिए हमें सेंटीमीटर मीटर का यूज़ करते हैं। तो उसी तरह से मेजर ऑफ वैल्यू की तरह ऐड करता है कौन, हमारी जो करेंसी होती है, जो हमारी मनी होती है, कि भाई इसकी इतनी वैल्यू, इसकी इतनी वैल्यू है, और वो डिविजिबल भी नेचर की भी होती है, वो डिवाइड भी हो सकती है। तो ये प्राइमरी फंक्शंस हो गए, ये मेन फंक्शंस जो जिनके लिए इसको बनाया गया। लेकिन ये फंक्शंस भी सर्व करती है क्या, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। मतलब इसका मतलब क्या होता है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, इसका मतलब ये होता है कि अगर जैसे वही दाऊ जी हैं, ठीक है, मैं जूते लेने गया, मैं दाऊ जी से बोल दूँ कि अभी तो नहीं है, मैं इसको जो ना आप मुझे जूते दे दो और मैं इसे किश्तों में आपको देता रहूँगा चावल,
तो वो काम नहीं करता, ठीक है। ऐसे स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट का मतलब ये होता है कि आपने कोई चीज़ बाई कर ली और आप उसको इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फ़ोन ले लिया 50,000 का, मैं उसको इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा हूँ, है ना, 10-10 हज़ार के 5 इंस्टॉलमेंट मैंने उसको पे कर दिया। अब इसी चीज़ को बोलते हैं स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट, कि आपने अभी कर लिया लेकिन उसको बाद में आप क्या कर रहे हो, पे कर पा रहे हो। और क्यों कर पा रहे हो, बिकॉज वो डिविजिबल नेचर का है, ठीक है। तो डिविजिबल नेचर का है, उसको आप आराम से इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, आपको फैसिलिटी मिलती है मनी में। तो इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, यानी बाद में आप पेमेंट को डिफर कर सकते हैं, बाद में चीज़ों को पे कर सकते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू, अब वैल्यू ये ऐसी वैल्यू जिसको हम स्टोर भी कर सकते हैं। अब मैंने चावल बनाया है, मैं गेहूँ या फिर टमाटर मान लो प्रोड्यूस किया, और अगर बाटे सिस्टम चला तो मुझे भाग के जाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं तुम्हें कोचिंग दे रहा हूँ, तुम लोग ऑफलाइन मुझसे पढ़ने आते हो, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मान लो तुम लोग मुझसे ऑफलाइन पढ़ने आते हो, ठीक है। अब मैं नाम ले लेता हूँ किसका, मैं नाम ले लेता हूँ, ठीक है। ये सुधांशु का, ठीक है, 150 रुपया देगा जो बोल रहा है, ठीक है। तो अभी रुपया है नहीं, ठीक है, तो और कैसे बोल रहा है 150 रुपया देगा सुधांशु, ठीक है। मान लेते हैं आज से बहुत साल पहले की बात है। सुधांशु कैसे बोलेगा, सुधांशु मिश्रा नहीं, सुधांशु महाराज होगा ये फिर, ठीक है। तो सुधांशु आएगा, हे गुरुवर, मेरे पिताश्री ने आपके लिए 5 किलो टमाटर दिए हैं, इसको ये भेंट स्वीकार करें गुरुवर। क्यों, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं ना, तो तुम्हारे पापा ने दिया, ठीक है। फिर पीछे से कौन है, पीछे से अपना आया, ये कौन, क्या है, प्रवेंद्र, ठीक है, प्रवेंद्र सिंह। प्रवेंद्र, हे गुरुवर, मेरी माताश्री ने आपके लिए 1 किलो चावल भेंट किए, इसको स्वीकार करें गुरुवर। तो गुरुवर अगले दिन तुम्हें दिखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि भाई सड़ जाएंगे। अभी जैसे क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, फीस आ रही है, मैं सोच रहा हूँ भाई पढ़ाते रहो, फिर आराम से मौज करेंगे एक टाइम बाद आराम से मौज करेंगे, अभी पैसे इकट्ठा करते हैं ठीक है। लेकिन इस केस में जो दूसरा वाला केस है, इसमें क्या होगा, इसमें यही होगा कि मैं जो है तुरंत भाग के जाऊँगा, अगले दिन तुम्हें दिखूंगा नहीं, मैं पहले बोलूँगा बेटा रुक जाओ। जैसे मान लो किसी ने गेहूँ दिया, ठीक है, तो क्या बोलूँगा, रुक जाओ मेरा गेहूँ पे सवाल आते हैं, अभी नहीं घुन लग जाएगा उसमें तो दिक्कत हो जाएगी, उसको मैं स्टोर करके तो रख नहीं सकता हूँ कि अभी स्टोर कर लूँ और उसको बाद में आराम से यूज़ करूँगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो फिर मनी हो सकती है, लेकिन जैसे आपको होता है तो मनी क्या, स्टोर ऑफ वैल्यू है। स्टोर ऑफ वैल्यू, उसको मैं अकाउंट में डाला हुआ है पैसा, कैसे भी करके मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, स्टोर है, जब मर्जी है तब खर्च करूँगा। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू उसमें नहीं है ना, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू है। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का मतलब आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम में से किसी ने बोला, हे गुरुवर, ठीक है, मुझे कुछ रुपये देने की कष्ट करें, कुछ पैसा मुझे दे दें, तो मैं आपको पैसा दे सकता हूँ, ठीक है। ट्रांसफर बड़ी आसानी से हो सकता है। अब मैं ठीक है, बड़ी आसानी से हो सकता है, मैंने तुमको यहीं से बैठे बैठे, ठीक है, ट्रांसफर कर दूंगा पैसे। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं अभी बाटर सिस्टम चल रहा होता तो मैं क्या करता, टमाटर फेंक के मारते हैं यहाँ से, तुमको ले कैच करना, यहाँ से फेंक के मार रहे हैं, यहाँ से कानपुर से सीधा लखनऊ गिरेगा जाके, ठीक है तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो ट्रांसफर वैल्यू आराम से होता है ना। आज लोग विदेश में बैठ के भारत में पैसा भेजते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रेमिटेंस बोलते हैं। इंडिया इज द हाईएस्ट रिसीवर ऑफ द रेमिटेंस, तो दिस इज कॉल्ड एज द ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो ये क्या है, सेकेंडरी फंक्शन है मनी के। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मनी के बारे में कि पहले होता था बाटर सिस्टम। जैसे हड़प्पन काल में, हड़प्पा के पीरियड में, यानी कि आज से 4,500 साल पहले लगभग, लोग क्या करते थे, अदला बदली करते थे कि तुम्हारे पास ये, हमारे पास ये, आओ मिला एक्सचेंज कर लें, इसको बोलते हैं बाटर सिस्टम। लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होनी चाहिए, दोनों साइड से उस चीज़ की नीड होनी चाहिए, तभी हो सकता है। डिवीजन ऑफ लेबर पॉसिबल नहीं है क्योंकि सभी सेम काम करेंगे, एग्रीकल्चर वाला काम ही करेंगे, ठीक है। अब हड़प्पन में मतलब अब मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था, क्यों ही कोई काम करना चाहेगा, मैं क्यों ही पढ़ाना आपको चाहूँगा कि आप क्यों ही पढ़ना चाहोगे, सब खेत में लगे, ठीक है, पेट भरना, लेकिन वो भी जिंदगी सही है अगर देखा जाए नहीं खैर, लिमिटेशन ऑफ पेरिशेबल कमोडिटीज़, तो पेरिशेबल कमोडिटीज़ है मतलब जैसे टमाटर वगैरह हो गया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है। पेरिशेबल का मतलब होता है जो चीज़ सड़ जाए, जो चीज़ खराब हो जाए बहुत जल्दी, उसको बोलते हैं पेरिशेबल। जैसे कि टमाटर इज मोर पेरिशेबल देन प्याज, प्याज इज मोर पेरिशेबल देन आलू, हाँ, आलू इज मोर पेरिशेबल देन दाल, पल्सेस, सिंपल, ठीक है। तो ये चीज़ है। इन्वेंशन ऑफ मनी हुआ देन फंक्शंस क्या होते हैं मनी के, हमने पढ़े दो, मतलब फंक्शन होते हैं प्राइमरी, प्राथमिक और सेकेंडरी। प्राथमिक ये होते हैं कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर करते हैं, मेजर वैल्यू। जैसे एसएससी में मैं आपको बताऊँ तो कोई स्टार्टिंग में आपने पूछा था एसएससी और इसमें क्या अंतर होता है, तो वहाँ पर ऐसे पूछता है प्राइमरी फंक्शन क्या मनी का, सेकेंडरी फंक्शन क्या, 3 है, चौथा रख देगा, चौथा रख देगा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब बताओ कौन सा नहीं है इसमें सेकेंडरी, तो सेकेंडरी कौन सा, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, यानी बाद में पे कर सकते हो आप आराम से पे कर सकते हो इंस्टॉलमेंट में। स्टोर ऑफ वैल्यू है, वो वैल्यू को आप स्टोर करके रख सकते हो, कभी तक भी स्टोर करके रख सकते हो, उसकी वैल्यू डिक्रीज नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने प्याज स्टोर करके रखा, थोड़े टाइम में खराब होने लगेगा, काफ़ी सारा प्याज खराब हो जाएगा, तो वैल्यू घट रही है उसकी। अब यहाँ पे तुम दिमाग मत लगाना इन्फ्लेशन वाला, कि इन्फ्लेशन वो सब आगे देखेंगे, ठीक है, ज़्यादा तेजी नहीं। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू की अगर बात करेंगे तो वैल्यू ट्रांसफर कर सकते हो कहीं से कहीं पे भी, ओके। चलो, पता नहीं हम प्रिपरेशन जब मैं करता था, पता नहीं एक लड़का था उसकी एक फेमस स्टेटमेंट हुआ करता था, क्या था, बोलता था अचानक से कहीं भी, ऐसा कुछ बोला करता था वो चलो, तो अभी आते हैं व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू एंड व्हाट इज फेस वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है एंड फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू जो तुम्हारी फेस पे लिखा हुआ है, इंट्रिंसिक मतलब हिडन। जैसे कुछ लोग होते हैं कि देखने में तो बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं, हाय हाय क्या लग रहा है, जैसे मुंह खोला डैश दिया ठीक है, तो ये होता है फेस वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू। इनकी फेस वैल्यू तो अच्छी है लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू, कुछ लोग हैं तुमको लग सकता है अरे क्या ये लप्पू सा है, झिंगू सा लड़का है, लेकिन है झिंगूर सा, लेकिन तुम उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू देख रहे हो, सीधा पाकिस्तान से इंपोर्ट किया है मतलब जो भी चीज़ है तो सीधा पाकिस्तान। तो आप समझो चीज़ों को कि भाई इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है जो उसके अंदर हिडन है, फेस वैल्यू का मतलब है जो उसके ऊपर लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉइन्स हैं जो पड़े हुए मान लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं मान लेता हूँ, लिख देता हूँ, छाप देता हूँ इसको, मैं मान लेता हूँ इसमें 50 रुपये लिखा हुआ है सब में, ठीक है, सब में 50 रुपये लिखा हुआ है और सोने के सिक्के हैं। अब तुम मुझे बताओ कि मेरा फेस वैल्यू ज़्यादा है इनकी, इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा होगी। 50 रुपये लिखा है और ये गोल्ड के हैं, बता दीजिए क्यों, जल्दी बताओ। रिलेटिव और कंपेटिव मतलब मजे होते हैं, बिल्कुल बेफिक्री जिंदगी होती है, फालतू के चोचले ना हो रखे होते यार। आओ इकोनॉमिक्स पढ़ो, आओ पॉलिटी पढ़ो, आओ ज्योग्राफी पढ़ो, क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं बस,
है सीरियस लेफ्टिनेंट बनना है, असिस्टेंट करना, क्यों बनना है, बस बनना है, मज़ा आ जाएगा, क्यों आ जाएगा मज़ा है। जाओ गांव में जाओ, खेती वेती करो, आराम से रहो, ज्वाइंट फैमिली में रहो, मजे ही मजे हैं, सुबह खाओ, दोपहर खाओ, शाम खाओ, दोपहर में एकदम कड़का करके लूडो खेलो, क्या गजब आनंद है। लेकिन ना पढ़ रहे हैं पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पगले ही हो एकदम, और तुम्हारी वजह से हमें भी लगा रखा है, पढ़ाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो फेस वैल्यू ज़्यादा है, मार्टिन अभी फेस वैल्यू ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इंट्रेंसिक वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, इंट्रेंसिक वैल्यू। तुम लोगों को नहीं लगता है कि गांव गो बैक टू, जैसे वेदास बोला था स्वामी दयानंद सरस्वती, गो बैक टू विलेजेस, वापस चलते हैं, फालतू वही असिस्टेंट कमांडेंट और ये सब। दिक्कत तुम लोग के साथ भी है कि भाई अगर तुम नहीं करोगे तो कोई और तैयारी करेगा, फिर उसकी वाहवाही होगी कि देखो देखो वो बन गया, तुम यहीं बेटा फावड़ा चलाते रहना। दिक्कत ये भी सबको एक साथ जो है एग्री होना पड़ेगा, एक साथ एग्री, कोई नहीं तैयारी करेगा, सब गाँव चलेंगे, सब जो है खेती बाड़ी करेंगे। इंट्रेंसिक वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको रख लूँगा, ठीक है, और इसको मैं किसी को दे दूंगा, मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा भाई, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, ये गोल्ड है भाई, है ये इतना मोटा सिक्का गोल्ड का दिख रहा है तुमको, कम से कम ये कितने का हो, वो इतना ही लगता है, ये जो है ना इतना मोटा सिक्का, ये मान लो कि तुम 1 लाख के तकरीबन होगा ये इतना, तो तुमको लगता है 50 रुपये में कोई इसको सेल करेगा, तुम कोई 50 रुपये की चीज़ खरीदने जाओगे और तुमको उसको सोने का सिक्का देकर चले जाओगे, नहीं। तो दिक्कत यही होती है कि जब भी करेंसी बनाई जाए, करेंसी अलग अलग तरह की हो सकती है, कॉइन्स हो सकते हैं, पेपर नोट हो सकता है, तो भाई ये चीज़ को ध्यान में रखा जाता है कि अगर कॉइन्स बनाए जाएं तो उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू ज़्यादा ना हो जाए फेस वैल्यू से। जैसे एक टाइम पे क्या हुआ था, 5 का सिक्का काफ़ी मोटा आता था, तुमने देखा होगा, लेकिन अभी बदलाता है, पता है तुम्हें क्या कारण है? एनी वन ऑफ यू नो द रीज़न कि भाई पहले 5 का सिक्का बहुत मोटा आता था, अभी बदलाता है। तो ये क्या होता था, जो खासकर जो बांग्लादेशी हैं, ठीक है, ये जो बांग्लादेशी हैं, तो बांग्लादेशी क्या करते थे, ये 5 का सिक्का ले जाते थे यहाँ से, ठीक है, तस्करी टाइप होती थी, 5 का सिक्का 5 रुपये में ऑब्वियस सी बातें लेते होंगे, या फिर 6 रुपये में मान लो ले लिया, ठीक है। तो और वहाँ क्या करते थे, एक 5 का सिक्का भी मोटा था तो उसको पिघला के ब्लेडें बनाते थे, और ब्लेडों को थोड़ा महंगा बना देते थे। सांचा होता था, सांचे पिघलाते तो सांचा ऐसे धर देते थे, ब्लेड बन जाती थी, और ब्लेडें बेचते थे 2-2 रुपये की। देख रहे हो, 2-2 रुपये की ब्लेडें बेच के आज हमें को ज्ञान सिखा रहे हैं, बढ़िया है, ठीक है। तो पता चला 5 ब्लेडें बना ली, 2-5-10, ले भैया 5 रुपये 10 रुपये पैदा कर लिया, इसको बोलते हैं तुम गाँव वगैरह में देखो, पैसा पैदा कर लिया। अरे क्या पैदा कर लिया भाई, ये कोई पैदा करने वाली चीज़ है? मिंट होती है, प्रिंट होती है, क्या पैदा कर लिया? ठीक है। तो अभी आते हैं भारत में पैसा कौन बनाता है, कौन छापता है भारत में पैसा? सर पैसा तो अंबानी और अडानी छापते हैं, पर अब वो छापने की बात नहीं हो रही, बनाता कौन है, बनाता कौन है? तो 2 तरह की चीज़ें हैं। क्या 2 तरह की चीज़ें हैं? एक तो कॉइन है, ठीक है, एक तो कॉइन होता है और एक होता है पेपर। पेपर मतलब अरे पेपर नोट, नोट लिख लो, ठीक है, नोट। तो ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, जितने भी नोट होते हैं, जितने भी नोट होते हैं, ऑल नोट्स, ऑल करेंसी नोट्स, ठीक है, एक्सेप्ट ₹1 आर इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। गलत, आरबीआई, ठीक है, ध्यान रखना, आरबीआई इनको इशू करता है, बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कॉइन्स की बात करें, ऑल कॉइन्स एंड ₹1 नोट आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख लो, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लिख लो, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। सर ये भी तो भारत, ये क्या भारत से अलग है क्या? अरे भारत से अलग तो नहीं, इतना तो पॉलिटी पढ़ के तुम्हें समझ आना चाहिए कि भाई वो कोई इंस्टीट्यूशन है वो, और ये सरकार है ये, ठीक है। तो कॉइन्स, फिर कॉइन्स कहाँ बनते हैं? तो कॉइन्स जो है अब इनकी मिंटिंग होती है कॉइन्स की, ठीक है। जैसे आप CAPF में असिस्टेंट कमांड बनोगे, CISF में जाओगे, मान लो तुम्हारी फर्स्ट प्रेफरेंस पे, और तुमको मान लो मिलेगी, तो हो सकता है तुम्हें अवसर मिले मिंटिंग जो जहाँ होती है कॉइन्स की, वहाँ पे तुम्हें सर्व करने का। कहाँ होती है? फिर वहाँ से तुम पैसा चुरा लोगे, क्यों? मुंबई, तेलंगाना, नोएडा, और वेस्ट बंगाल में पड़ती है अलीपुर, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल में, ये यूपी में, ये आपका हैदराबाद, मुंबई तो पता ही, महाराष्ट्र, ठीक है। तो यहाँ पर मिंटिंग होती है, और नोट्स कहाँ बनते हैं? तो ये नासिक और देवास, आपको नासिक तो सबको पता ही होगा, महाराष्ट्र में, और देवास MP में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब होता है। अब ये पावर इनको मिली किस एक्ट से मिली हुई है? तो कॉइन्स की अगर बात करें तो एक कॉइनेज एक्ट है 1906 का, जिसको 2011 में अमेंड किया गया था, 2011 में अमेंड किया गया था। तो हो सकता है 1906 ना लिखे, वो 2011 ही लिखे, तो समझ जाना, ठीक है। तो ये चीज़ है। एंड जो नोट होते हैं, नोट, ये RBI का जो एक्ट है, RBI का जो अधिनियम है 1934 का, वो पावर देता है कि भाई 2 रुपये से लेकर 2000 तक के आप नोट को जो है जारी कर सकते हैं, क्योंकि 1 रुपये का तो कौन कर सकता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, क्लियर है यहाँ तक कि कॉइन और नोट में क्या डिफरेंस होता है? अब आते हैं फियाट मनी और फिड्यूशरी मनी क्या होता है। तो व्हाट इज़ फियाट मनी? यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? पहले बताओ जल्दी से, किसी का कोई दुविधा हो तो बताओ। सर मैं कॉइन देख के बता हूँ कहा बना है वो। अच्छा मधुसूदन, अच्छा कैसे बता देते हो? टेक्नोलॉजी है क्यों? एक्चुअल में वो कॉइन्स में सिंबल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस तरह का डायमंड टाइप बना होता है, तो वो हैदराबाद में होता है इस तरह से, लेकिन वो एग्जाम में नहीं पूछता आपसे। 10,000 का कॉइन नहीं होता है। हाँ, 2000 स्टिल इन वर्क इन इंडिया। यस इट इज स्टिल इन वर्क इन इंडिया। गवर्नमेंट ने मतलब काइंड ऑफ वो प्रिंटिंग कर नहीं रही है, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि उसको होल्ड करना इलीगल है एज वी कंपेयर टू दी डीमोनेटाइज्ड करेंसी 500 और 1000 के नोट जो अब यूज़ में नहीं है। और अगर आप उनको धरे हुए पाए गए, आप मान लो बल्क में, तो कायदे से फिर आप धरे जाएंगे। चलो, तो फियाट मनी और फिड्यूशरी मनी पे आते हैं। वो ये होती क्या है? फियाट और फिड्यूशरी, कितना बढ़िया कूल वर्ड लगता है, फिड्यूशरी, वाह।
तो खैर फिएट मनी जो होता है ये एक वो मनी होती है दैट इज इशूड बाय द गवर्नमेंट एंड हैज़ अ लीगल बैकिंग. व्हाट डज दिस मीन लीगल बैकिंग? लीगल बैकिंग का मतलब ये होता है नो वन कैन रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट इट. नो वन कैन रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट इट. कोई मना नहीं कर सकता है फियाट मनी को. जैसे मान लो आपने करेंसी मुझे दी या मैंने आपको दी, मना नहीं कर सकते. जैसे हमारे यहाँ क्या चलता है हमारे कानपुर में, जैसे तुम ऑटो वालों को वो करोगे 1 रुपये का सिक्का, नहीं ये नहीं चलता ना, ये हम लेंगे ही नहीं ना, रोने लग जाएंगे तो हम लेंगे ही नहीं ना. ठीक है. और पता है मतलब सेंटी कैसे बताते तुम्हें सेंटी कैसे होता है. तो सेंटी मतलब बड़ी दिक्कत हुई यार, जब मैं कोचिंग वगैरह जाता था बड़ी दिक्कत फेस करनी पड़ी इसकी वजह से. सेंटी होता है, मैं नहीं मत दो पैसे मत दो, ठीक है तुम रहने दो, लेकिन हम 1 रुपये का. फिर मैं कहता था भाई ठीक है मत लो. नहीं ये क्या होता है. ठीक है रोने लग जाते थे. पहले खुद ही बोलेंगे कि नहीं हम नहीं लेंगे, आप नहीं मत दो, लेकिन हम 1 रुपये का नहीं. ठीक है मैंने कहा मत लो जाओ, जाते भी नहीं थे. तो ये चलता है. लेकिन ये जो है केस वगैरह किया जा सकता है. क्यों? क्योंकि भाई 1 रुपये का नोट फिएट मनी है. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने इशू किया है इसलिए. सिर्फ इसीलिए नहीं, क्योंकि ये एक लीगल टेंडर भी है इसलिए, लीगल बैकिंग भी है इसलिए. एग्जाम्पल देता हूँ आपको. डॉलर है, ठीक है. इज दिस अ फिएट मनी और नॉट? टेल मी. आप भारत में अगर इसको यूज़ कर रहे हैं इंडिया में, इज दिस अ फिएट मनी और नॉट? एंड रीजंस के साथ बताइएगा कि क्यों फिएट मनी है और क्यों नहीं है. ठीक है, फालतू की बतौलेबाजी नहीं चलेगी. एक छोटा कॉइन नहीं लेते हैं मार्केट में. हाँ वही तो बता रहे हैं, छोटा वाला कॉइन तो नहीं लेते हैं 1 रुपये का. हम लेते नहीं हैं, लेकिन अगर तुम उतर जाओ, जैसे कि अभी 1-2 बार मैंने किया, मैंने कहा नहीं लोगे, नहीं लोगे, रुको बुलाते हैं पुलिस को. अरे भैया समझा करो यार, हम छोटे आदमी गरीब आदमी हैं और कहाँ से कोई लेता है, आप तो ऐसे करने लगे शुरू. तो वही होता है मतलब. खैर छोड़ा, 10 का नहीं लेते काफ़ी जगह पे. छोड़ो 10 का लेते हैं. नो क्यों? नो बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट गारंटी. यस देखो, ये फिएट मनी होने के लिए 2 कंडीशन फुलफिल होना जरूरी होता है. एक तो इशूड बाय गवर्नमेंट होना चाहिए और लीगल बैकिंग होनी चाहिए, लीगल टेंडर होना चाहिए. तो इट इज़ इशूड बाय द गवर्नमेंट. यहाँ पर मैंने इंडियन गवर्नमेंट तो नहीं लिखा था, मैंने सिर्फ गवर्नमेंट ही लिखा था और इसको यूएस गवर्नमेंट इशू करती है. तो ये तो बात सही है. बट इट डज नॉट हैव अ लीगल बैकिंग, यानी ये लीगल टेंडर नहीं है. कहाँ? भारत में. तो इसलिए ये फिएट मनी नहीं है. क्लियर? इतनी चीज़ फिएट मनी फिड्यूशरी मनी में. चेक ये क्या है? फिएट है या फिड्यूशरी है? बता दीजिए क्या है. तब तक मैं बताता हूँ ये सब क्या है. तो यहाँ पर शुरू अब जैसे एसएससी में इसी तरह क्वेश्चन पूछता है, बताओ शुरू के जो अंक हैं क्या बोलते हैं, चेक नंबर. देन फिर क्या आता है? एमआई से फुल फॉर्म बताओ जरा. नहीं बताओ फुल फॉर्म जरा, छोटे में ऐसे करते थे है ना. बताओ जरा सीपीयू का फुल फॉर्म बताओ जरा. मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन. ठीक है सर, हम लोग जाते थे गाँव में, ठीक है, थोड़ा सा मजे करने छुट्टियों में. और गांव भी थोड़े से बड़े थोड़े उस टाइप. इधर आना जरा, कानपुर में पढ़ते हो ना. हाँ इसका फुल फॉर्म बताओ जरा, इसका बताओ. अरे यार क्या कर रखा है भाई. अब मैं बोलता हूँ, इधर आ जा. इट इज़ लाइक पहले मेरे क्या बोलते थे, क्या है तुम. अब हम कहते हैं क्यों तू कौन है भाई. चलो तो चेक फिड्यूशरी या फिएट बताओ. तो चेक इट इज़ अ फिड्यूशरी. क्यों है फिड्यूशरी? फिड्यूशरी इसलिए है क्योंकि ना तो नीदर इशूड बाई गवर्नमेंट तो इशू नहीं करती, इसको बैंक इशू कर रही है, बैंक गवर्नमेंट तो नहीं होती है. ठीक है. नॉर अ लीगल टेंडर, यानी कि कोई भी इसको लेने से रिफ्यूज़ कर सकता है. अब मान लो कि तुम मेरी पेमेंट करो, ठीक है. तुम पेमेंट करो मुझसे, ठीक है. तुम पेमेंट मतलब एक टाइम ऐसा था, मतलब मेरा पहले तो मैं ठीक था थोड़ा बहुत पढ़ाई में, लेकिन एक टाइम ऐसा आया मैं क्रिकेट में इतना पागल हो गया, आई थिंक क्लास 7th से लेके 10th तक की बात है. ठीक है 10th स्टार्टिंग तक बहुत भयंकर, मतलब पढ़ाई लिखाई से दूर तक नाता नहीं. फिर लोग जो है लोगों के लिए मैं वल्नरेबल हो गया था काफ़ी, लोग बुला पूछा करते थे. खैर तो नॉट अ लीगल टेंडर. तो फिड्यूशरी जो मनी है ये चेक इसीलिए है बिकॉज ना तो ये इशूड बाय गवर्नमेंट है ना ही लीगल टेंडर है. ठीक है. तो चेक ये होता है आपका, ये चीज़ समझ में. अच्छा आप एक कोई और एग्जांपल दे सकते हो जहाँ पे गवर्नमेंट ने इशू किया हो लेकिन लीगल बैकिंग नहीं है, लीगल टेंडर नहीं है. एक एग्जांपल कोई और एकदम सिमिलर, जैसे मैंने डॉलर वाला एग्जांपल दिया ना, ऐसे ही कोई और एग्जांपल दे सकता हूँ. चलो मैं ही दे देता हूँ. तो जो हमारे 500 और 1000 रुपये के जो नोट हैं, जो डीमोनेटाइज्ड करेंसी है, डीमोनेटाइज्ड जो करेंसी है वो भी तो है, गवर्नमेंट ने इशू किया, बट लीगल टेंडर नहीं है कि आप जाओ तो इसमें आपको लेना ही पड़ेगा. मैं यहाँ तक कि तो भाई जेल वगैरह भी है, मतलब अगर आपने ये बहुत ज़्यादा होल्डिंग कर रखी है अभी भी इन पैसों की, तो दैट मीन्स आपके पास ब्लैक मनी है कहीं ना कहीं. ठीक है. ब्लैक मनी क्या होता है? जो अनडिक्लेयर्ड इनकम होता है उसको ब्लैक मनी बोलते हैं. ठीक है. तो चेक आप समझिए फिड्यूशरी क्यों है, बिकॉज इसको कोई भी रिफ्यूज़ कर सकता है. तो फिर इसको चलाते क्यों हैं? चलाते इसलिए हैं बिकॉज ये जो है जो भी फिड्यूशरी होती है ये दोनों पार्टी के कॉन्करेंस, दैट इज़ अगर सहमति है, ठीक है, तो उस पर चलती है. जैसे फॉर एग्जांपल तुमने मुझे पेमेंट किया और मुझे पता है, ठीक है, कि हाँ यार तुम्हारे पास पैसा है, एवरीथिंग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. तो कैश को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, कैश को अवॉइड करने के लिए ये फॉर्म रखा गया पेमेंट का, चेक का. और सो दैट कि कोई घपलेबाजी ना करे, ठीक है, चेक में. इसलिए एक
रूट भी रखा गया, एंड दैट इज़ कि अगर किसी ने आपको चेक दी, आपने इसको विदड्रॉ करने गए, लेकिन उस बंदे के अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, तो चेक बाउंस कर जाती है। साइन मान लो दीपक दास जी ने गलत कर दिए, ठीक है, तो भी चेक बाउंस हो जाएगी, ठीक है। कुछ भी अगर इस तरह का घपलेबाजी करी तो चेक बाउंस हो जाती है। चेक बाउंस के केस में आप क्या कर सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं, फिर जा सकते हैं, और कोर्ट जाते रहिए जाते रहिए जाते रहिए, मजे लेते रहिए कोर्ट के, साल 2 साल 3 साल 4 साल हो सकता है वैसे मिल आपको। यही कारण है कि क्यों अगर किसी को जरा सा भी आप थोड़ा सा भी अगर ट्रस्ट नहीं है तो वो चेक से मना कर देता है, इसीलिए मना करता है। हो सकता है आपको लेकिन क्यों चेक तो है नहीं, हमारे अकाउंट में तो पैसा है, तुम्हारे में तो है, लेकिन सबके अकाउंट में नहीं रहता ना। जो घपलेबाज आदमी होते हैं काफ़ी लोग, ठीक है, जैसे मान लो कि तुमने किसी से किसी को पैसे दिया, वो बोलेगा भैया भैया बहुत जरूरी है भैया, चेक रख लो चाहे तुम, लेकिन तुम्हें लगा चेक दिया लड़का, मतलब सच में ज़रूरत है, मान लो नहीं भी दिया तुम पैसे निकाल लेंगे। बेटा ऐसी गलती करना नहीं, मैं कर चुका हूँ एक बार नहीं, मल्टीपल लोगों के साथ कर चुका हूँ, और एक ही टाइम में करी थी, इसलिए ये गलती बेटा दोबारा करना नहीं। अगर कोई पैसा मांगे तो इस उम्मीद से देना कि वो वापस नहीं आएगा। ये नहीं कि नहीं उसने तो चेक दे दिया, भाई चेक का पैसा वापस नहीं आता है, ठीक है। तुम कोर्ट में जाओगे, तारीखों पे तारीख चलेगी, पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये समझ लो कि हमारे पापा ने पैसा दिया था, जाने कब, आज तक अभी तक पैसा नहीं मिला, वो ये हाल है। और बहुत मतलब पापा ने अपना सब एफडी वगैरह तोड़वा के, और सब कुछ थोड़ा बहुत मैंने भी अर्न किया था बहुत पहले, वो सब हमने दे दिया था, ठीक है। हमारे एक रिलेशन में ही थे, तो उतने क्लोज नहीं थे, दूर में थे, एंड सब कुछ गॉन ऐसा टाइप। तो ये होता है इसमें। खैर अभी आते हैं ओवरड्राफ्ट क्या चीज़ होती है, व्हाट इज़ ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट इज़ लाइक जैसे कि क्रेडिट कार्ड वाला सिस्टम होता है ना, बैंक में जाके आप ओवरड्राफ्ट कर सकते हो एक स्मॉल अमाउंट को, कि पे लेटर वाला सिस्टम होता है। ओवरड्राफ्ट मतलब ये है कि आपको मान लो कि 2000 रुपये की जरूरत है, आपके अकाउंट में 1000 रुपये हैं, तो आप 2000 का ओवरड्राफ्ट मतलब 1000 का और ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं, जैसे आपको बैंक 1000 रुपये और दे देगा, उसको आप बाद में पे कर सकते हैं। दैट इज ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी उसमें मिलती है। ओके नाउ बात आती है क्लीन नोट पॉलिसी क्या होती है। तो बड़ा आसान सा है। क्लीन नोट पॉलिसी का मतलब ये होता है कटे पुराने ये सब जो नोट होते हैं, और एक चीज़ कि भाई नोट के पीछे 50 रुपये के नोट के पीछे क्या बना हुआ है ना, 100 के पीछे क्या बना हुआ है, 200 के पीछे, ये एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लेना, ठीक है। बाकी तो उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि पूछ चुका है, लेकिन वही होता है ना कि आई थिंक करेंसी ले जाना अलाउड होता है, आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो फिर आप उससे भी देख सकते हो, ठीक है। उसके लिए आप क्या करना, 50 रुपये का नोट रखना, 100 का 200 का जितने नोट है सब रख के लेके जाना अपने पास, ठीक है। अगर याद नहीं करना है तो क्लीन नोट पॉलिसी से यूपीएससी में तो नहीं पूछेगा। क्लीन नोट पॉलिसी एक्चुअल में अभी जो मैंने आपको ये कॉइनेज एक्ट बताया था, सॉरी हाँ कॉइनेज एक्ट बताया था ना, 2011 में जो अमेंड हुआ है, तो उसका जो सेक्शन 6 है ना, उसके तहत ये है कि भाई क्लीन नोट पॉलिसी 1999 में सबसे पहले आरबीआई गवर्नर ने अनाउंस किया था। और एक चीज़ जैसे ये हम देखते हैं यहाँ पे, तो जितने भी नोट होते हैं उनमें आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं, लेकिन जो 1 रुपये का नोट होता है, क्योंकि इसको इशू कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो इसमें जो सेक्रेटरी होता है, ठीक है, फाइनेंस सेक्रेटरी होता है, उसके साइन होते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना, जो 1 रुपये का नोट होता है, और मैं धारक को इतने रुपये अदा करता हूँ, इस तरह से वो भी होता है, ठीक है। नहीं कि लीगल बैकिंग वही चीज़ होती है, उसी को बोलते हैं लीगल टेंडर। वो जो लिखा रहता है आई प्रॉमिस टू पे दिस, है ना, बियर दिस सम ऑफ मनी, तो वो लीगल टेंडर वही चीज़ दिखाता है। तो सेक्शन 6 ये बोलता है कि भाई जो भी कटे पुराने नोट हैं आपके, वो आप बदला सकते हैं, इसी को क्लीन नोट पॉलिसी बोलते हैं, है ना। कटे नोट है, फटा नोट है, गंदा नोट है, तो भाई वो सर्कुलेशन से हटाने हैं और नए फ्रेश चमकीले एकदम नोट्स को लाना है। अब कर लेते हैं क्वेश्चन इस टॉपिक पर, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं, मैं छोटा सा टॉपिक था आज के लिए, स्टार्टिंग के लिए ठीक था, अच्छा ना। हाँ हाँ, या प्लास्टिक मनी। तो जो कार्ड्स आते हैं ना, कार्ड्स जैसे कि आपके आते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब जो होते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब जो होते हैं आपके प्लास्टिक मनी के फॉर्म्स होते हैं। ओके देन जैसे कि ये अगर बात करें, चेक हो गया, ठीक है, चेक हो गया, या फिर आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं, ये सब मनी नहीं है, दीज आर टूल्स टू यूज़ और टू पे दी मनी, ठीक है। ये टूल्स हैं मनी को यूज़ करने के, ये मनी नहीं अपने आप में, तो इनको लीगल टेंडर और ये सब मत मान लेना, क्योंकि ये मनी है ही नहीं, ये टूल्स हैं मनी को यूज़ करने के। सेम गोज फॉर जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे आगे चल के, ट्रेजरी बिल्स के बारे में पढ़ेंगे, हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो दीज आर टूल्स टू इन्वेस्ट दी मनी, मनी नहीं अपने आप में, ठीक है। तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कितने क्या क्वेश्चन है। चलो तो ये करिए। चलो फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी, इनमें से मनी का फंक्शन क्या नहीं है ये आपको बताना है, बताइए जल्दी से। ये लकी नंबर वाले नोट कर, तो एक तो जो चीज़ वो आपने बोली कि जैसे कुछ कॉइन्स को इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे कि सरदार पटेल जी के नाम पे, जिसमें सरदार पटेल जी बने होंगे, हाँ, या फिर जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी बने होंगे, पीजे अब्दुल कलाम जी बने होंगे, तो वो सर्कुलेशन में नहीं चलते हैं वो, ठीक है। और अगर चलते हैं तो वो लीगल टेंडर होते हैं, वो फियाट मनी होता है, वो फियाट मनी होता है अगर सर्कुलेशन में चल रहा है। एक होता है जो कि जैसे अभी मैंने बताया, पीजे अब्दुल कलाम का मान लो फोटो लगा दिया भारत सरकार ने, तो आप भारत सरकार की वेबसाइट पे जाके उसको खरीद सकते हो, सर्कुलेशन में नहीं आएगा, हाँ। जैसे वो आपने खरीद सकते हो 4000 रुपये, 5000 में, 10,000 में, कई कॉइन्स तो मिलते हैं। तो ऐसा जिसको शौक होता है, शौकिया जो लोग होते हैं, ठीक है, तो वो लोग खरीदते हैं, या फिर एपीजे अब्दुल कलाम से बहुत उन्हें लगाव है तो खरीद लेते हैं 10,000 रुपये का, ठीक है। सिंपल सी बात है, उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू तो नहीं होगी, उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू हो सकता है कि 10 रुपये की हो, लेकिन आपने इसको 10,000 में खरीदा है वेबसाइट से, तो वैसे बात है वो मार्केट में सर्कुलेट आप करोगे भी नहीं और वो होगा भी नहीं, ठीक है। लीगल टेंडर नहीं, एक्सेप्ट भी नहीं करेगा वो, कहीं अगर आप देने जाओगे तो वैसे एक्सेप्ट तो कर ही लेगा, लेकिन है नहीं लीगल टेंडर। तो नॉट फंक्शन ऑफ मनी, एक्ट एज इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज, बिल्कुल हमने देखा था। ये तो प्राइमरी फंक्शन होता है, स्टोर ऑफ वैल्यू, सेकेंडरी फंक्शन होता है, यूनिट ऑफ अकाउंट है, ठीक है। रेगुलेटिंग कंजम्पशन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। सर मनोरंजन बैंक के ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं मेरे पापा। अच्छा, इनके पापा जो है, जिस क्लास जो टॉपिक क्लास चल रही होती है उसी टॉपिक से जो है इनके पापा भी बन जाते हैं। क्यों, अभी पिछले क्लास में क्या सरपंच थे, आज यहाँ बैंक के क्या बन गए हैं, अच्छा मनोरंजन बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। अच्छा अच्छा, हाँ बेटा मधु सुधर जाओ तुम। क्यों, न्यूमिस्मैटिक्स पीपल, यस न्यूमिस्मैटिक्स,
जय बाबा की। बेटा ये सब यहाँ नहीं, गाड़ी के पीछे लिखा, कमेंट मत लिखा सब। फॉर एनीथिंग टू बी रिकॉग्नाइज एज मनी इट नीड्स टू हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, यस। स्टैंडर्ड यूनिट फॉर कोटिंग द प्राइसेस, यस। ठीक है, ये वो जिसको हम यही चीज़ तो है कि वो क्या है, मेजर ऑफ वैल्यू जिसको हमने पढ़ा था, यही चीज़ तो है। ठीक है, मेजर ऑफ वैल्यू। हाँ, मनोरंजन चल रहा है मधुसूदन के, क्या करना है, इकोनॉमिक्स मजे करो। सर ने तो बोल ही दिया क्या रखा है लेफ्ट हैंड कॉर्नर लेफ्ट हैंड बनने में, क्यों मस्ट बी इजिली मस्ट बी इजिली। अरे चलो यार, लोग चलना बंद कर दिए हैं, इनके अलग नखरे होते हैं, अलग दुख दर्द है इनके। और जब तक स्क्रॉल नहीं करेंगे तब तक चलेंगे नहीं यार, अब चल जाएंगे। मस्ट बी इजिली मतलब देख रहा हूँ, एप्पल का लैपटॉप ले रखा है, किस लिए लिया था, यही दिन देखने के लिए लिया था। खैर छोड़ो, मस्ट बी इजिली डिविजिबल, यस। हैव हायर वैल्यू इन ऑल्टरनेटिव यूजेस। भाई ऑल्टरनेटिव यूज़ में हायर वैल्यू होगा तो उसको यूज़ कौन करेगा? नहीं तुम बताओ यूज़ कौन करेगा? ऑल्टरनेटिव यूज़ का मतलब समझ रहे हो? जैसे मान लो मेरे पास करेंसी, मान लो मेरे पास नोट है, 5 रुपये का नोट, पता चला वो नोट जो है उसकी कॉइन ले लो, ठीक है, 2 रुपये का सिक्का है। अब उसका ऑल्टरनेटिव यूज़ ये है कि मैं उसको 2 रुपये मीडियम एक्सचेंज के तौर पे ना सेव करके उसको पिघलाऊं, ठीक है, और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, अगर मान लो 2 रुपये का, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 20 रुपये है, तो मैं उसको यूज़ थोड़ी नहीं करूँगा मीडियम में, उसको मैं स्टोर करूँगा। मान लो चांदी का वो सिक्का, तो चांदी को स्टोर करता रहूँगा और आगे जब प्राइस उसका बढ़ेगा बेचूंगा उसको आराम से मस्त। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। यार अभी M1 M2 M3 पढ़ा नहीं है तो इसको छोड़ दो अभी, ठीक है। ये M1 M2 M3 आगे हम चल के पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आई थिंक ये छोटी सी क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की पहली क्लास थी तो मैं आपको ज़्यादा दुख दर्द देना नहीं चाहता था, पीड़ा वगैरह, ठीक है, नहीं होगी, मैं आपको बताता हूँ। किसी दिन आपको दर्द भी मिलेंगे तो उस दर्द के लिए तैयार रहिए। आज पहली क्लास थी तो डायरेक्ट करोड़पति। हाँ, मुस्कान यादव, डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी ऑपरेटेड ऑन ब्लॉकचेन, क्या चीज़ किसी ने क्वेश्चन पूछा है और ऑरेंज विला आंसर भी कर रहे हैं। अच्छा सही बताइए, आंसर करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए दूसरे की, बड़ी अच्छी बात होती है। तो बिटकॉइन का आई थिंक शायद पता नहीं मुझे दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे बिटकॉइन वगैरह है तो वो ना तो गवर्नमेंट ने इशू किया है और ना ही वो गवर्नमेंट बैक्ड है, तो बिल्कुल वो लीगल टेंडर दोनों मायने में नहीं है। जैसे कि हमारे डीमोनेटाइज करेंसी या फिर फॉरेन करेंसी, वो तो एक सेंस में नहीं थी, लेकिन बिटकॉइन तो दोनों में नहीं है। ओके चलो, तो सर थोड़ा वॉइस तेज रखा करिए। कितनी तेज रखा करूँ भाई? नहीं कितनी तेज रखा करूँ तुम ये बता दो आज। मैं तो भाई बोल दूँ तेज, लेकिन है ना अपन एनर्जी बिलीव में विश्वास रखते हैं, एनर्जी को कंजर्व करने में विश्वास रखते हैं, यही एनर्जी कहीं और काम आएगी, है कि नहीं। कॉमेमोरेटिव कॉइंस क्या होते हैं? तो टैबलेट जो भी बता रहे थे एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी का जो उदाहरण दे रहे थे, वही होते हैं कॉमेमोरेटिव कॉइंस, किसी की याद में निकाले जाते हैं। जैसे मान लो मोदी जी हैं, मेलोनी जी की याद में निकाल दिया यहाँ पे करेंसी और बोल दिया कि 5,000 का है, ठीक है 5,000 का, तो मीडियम एक्सचेंज के तौर पर यूज़ किया बस, सिक्का सिक्के में छाप दिया उनको। अब बस चल पड़ी वो, किसी गवर्नमेंट ने बैक नहीं करी है। दैट डज नॉट मीन कि किसी भी कहीं पे भी नहीं है, एक्सेप्शंस हैं। जैसे एक कंट्री इफ नॉट रॉन्ग एल सैल्वाडोर है, वहाँ पे चलती है, वहाँ पे चलता है बिटकॉइन, क्यों बैक कर रखा है, लेकिन एक्सेप्शन है एज जनरल, क्योंकि वो प्राइवेट के द्वारा इशू की जाती है, तो इसलिए वो लीगल टेंडर फियाट मनी नहीं है। एंड यू नीड नॉट गो बाई एक्सेप्शंस यहाँ पे, बिकॉज आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। चलो भैया, तो वीज़ा कार्ड मास्टर कार्ड के बारे में डिफरेंस बोलो। अरे बोलो तो, अब बोला तो यार, प्लास्टिक मनी होते हैं, सेपरेट कार्ड डेबिट कार्ड, और क्रेडिट कार्ड जो है आपका यूज़ नाउ और पे लेटर वाले सिस्टम में काम करता है। ये बताओ, अब तुम समझ लो क्रेडिट डेबिट में क्या होता है। अगर पैसा डिपॉजिट होता है मान लो मेरे अकाउंट में, ठीक है, अगर पैसा मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है, मुझे रिसीव हो रहा है, तो क्रेडिट बोलूँगा या डेबिट बोलूँगा? बताओ तुम आज। क्रेडिट हुआ मेरे अकाउंट में पैसा, डेबिट का मतलब कट गया मेरे अकाउंट से पैसा, ठीक है। अपना क्रेडिट कार्ड दे दीजिए। अच्छा, अभी बनाया मैंने वैसे क्रेडिट कार्ड, अभी कुछ ही टाइम पहले। पता है क्यों बनवाया? कुछ बताते हैं, ऑफ़र आता है सर, ऑफ़र आता है, उसमें बनवा लीजिए, बढ़िया है। हमने कहा नहीं भाई, हमें नहीं बनाना, हमने सुन रखा है क्रेडिट कार्ड बनवा लो, तो फिर आदमी बहुत ज़्यादा खर्च करने नहीं लगता है, फिर बाद में दिक्कतें होती तो मैं बनवाऊँगा ही नहीं, दिक्कत ना तो बनाऊँगा ना दिक्कत होगी। अरे नहीं सर, फ़ायदे मिलते हैं उसके। तो मैंने जैसे तैसे बनवा तो लिया। अब तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हें दे दूँ, क्यों? फिर पढ़ाएगा कौन तुम्हें? क्योंकि जेल भी तो जाना पड़ेगा फिर मुझे। JP मॉर्गन प्लैटिनम कार्ड, अच्छा हाँ ऐसे कुछ होते हैं, प्लैटिनम, गोल्ड, हाँ अजीब अजीब तरीके नाम होते हैं। सुधांशु मिश्रा बोल रहे हैं सर आप शादी अब कर रहे हैं। सुधांशु यार तुमसे बताया था कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा तभी करेंगे, लेकिन तुम होगी यहाँ फालतू कमेंटबाजी में लगे रहते हो, सिलेक्शन नहीं ले रहे हो तुम, क्यों? चलो भाई ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं कल।